हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञानी एडू हब पे। तो क्या हुआ, क्या सोच रहे हैं आप सब, कैसे अपनी पढ़ाई स्टार्ट की जाए? तो बच्चों देखो, आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। क्यों? क्योंकि आज हम पढ़ाई स्टार्ट करने के पहले आपके साथ अपने चैनल से रिलेटेड कुछ अपडेट शेयर करना चाहते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो हमने अपने चैनल पे, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में अपना मिशन रखा था कि वी हैव टू अपलोड द एकेडमिक सेशंस ऑफ क्लास 12th, ठीक, कॉमर्स स्टूडेंट्स की क्लास 12 से रिलेटेड जितने भी एकेडमिक सेशंस है, उन सभी एकेडमिक सेशंस को हम बहुत ही ज़्यादा ईजीएस्ट और एक अलग नए अंदाज में क्या करने वाले हैं, आप सभी के सामने लाने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी है चीज़ों को लर्न करने के लिए। तो हम लोगों ने अपनी टाइम टेबल में थोड़ा सा चेंज किया है। जैसे कि हम लोगों ने आपको बोल रखा था कि हम अपनी डेली इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज़ की डेली हम क्या करेंगे बच्चों, एक वीडियो अपलोड करेंगे और आप सब तक उस वीडियो को पहुंचाएंगे ताकि आप लोग उससे आराम से पढ़ सको। ठीक है, बाकी हमने डिस्क्रिप्शन में अपने सभी लिंक वगैरह डाल रखे हैं, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक्स। इसके अलावा हमने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डाला हुआ है, जहां आप हमें ज्वाइन करके आप हमारे साथ क्या कर सकते हैं, अपने नोट्स, असाइनमेंट वगैरह शेयर कर सकते हो। तो बच्चों मेन चीज़ जो मैंने आपने यहाँ पे बतानी है, देखो बच्चों मैं ये बता रहा था कि अब से जो हमारे चैनल पे वीडियोस अपलोड होंगी वो टाइम टू टाइम डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट सब्जेक्ट की वीडियो आएगी। जैसे आपकी जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स की वीडियो आप लोगों को डेली आपके चैनल पे 12 PM पे आपको मिल जाएगी। बिजनेस स्टडीज़ की वीडियो आप लोगों को डेली टाइम टू टाइम क्या मिलेगी, आपके चैनल पे एट 2 PM मिल जाएगी। और अकाउंटेंसी की वीडियो आप लोगों को आपके चैनल पे कितने बजे, तो एट 4 PM। मतलब ये हमारा डिफरेंट टाइम शेड्यूल हमने अपना बना लिया है, जिस टाइम शेड्यूल पे हम आपके लिए वीडियोस वगैरह अपलोड करेंगे। ठीक है, तो आप सब जुड़े रहें, बने रहें हमारे साथ। और अगर आपको वीडियो पूरी देखने के बाद अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, वीडियोस वगैरह लाइक करें, चैनल को अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि आप भी पढ़ सको और वो भी। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के हम अपने आज के डे 7 की बिजनेस स्टडीज़ की क्लास को। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने क्लास 12th बिजनेस स्टडीज के डे 7 की क्लास को। तो बच्चों जैसा कि हम लोग आपको आपकी पिछली क्लास में बताया था किसके बारे में, कि मतलब पिछली क्लासेस में जो चैप्टर 2 से रिलेटेड थी उसमें हमने पढ़ लिया बच्चों क्या क्या, कि प्रिंसिपल्स होते क्या हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, प्रिंसिपल के फीचर्स क्या है और प्रिंसिपल से बेनिफिट क्या होता है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने, जो हमने टाइप ऑफ प्रिंसिपल्स पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था कि दो टाइप के प्रिंसिपल होते हैं, एक नॉर्मल प्रिंसिपल और एक साइंटिफिक प्रिंसिपल। नॉर्मल प्रिंसिपल कौन से होते हैं बच्चों, जो मैनेजर्स को कंट्रोल करने के लिए यूज किए जाते हैं। और साइंटिफिक प्रिंसिपल कौन से, जो बच्चे कह रहा हूं, जो वर्कर्स को कंट्रोल करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो अब जो हम आज की क्लास में स्टार्ट करने वाले अपने कौन से प्रिंसिपल्स, तो 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो हेनरी फेयोल लेके आए, मतलब नॉर्मल वाले प्रिंसिपल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो बच्चों देखो, ये जो हमारे 14 प्रिंसिपल्स है, बच्चों को अक्सर क्या होता है, इन 14 प्रिंसिपल्स को लर्न करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। ठीक है, तो थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो इसके लिए हमने क्या करा है, यहाँ पे कोड बना दिया है। जो कोड हमारा क्या है बच्चों, डैड UCUSSROIC। ये जो कोड है, इस कोड से आपको क्या हो जाएगा, आपके पूरे 14 के 14 प्रिंसिपल्स याद हो जाएंगे और आप उनको इजी एंड कन्वीनियंट मैनर में क्या कर सकोगे, अपने दिमाग में ना भाई साहब सेव करके रख लोगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें बिना किसी देर के। देखो भाई, कोड में जो हमारा सबसे पहले आता है डी। देखो डी जो है, ये हमारा पहले प्रिंसिपल के बारे में बताता है, डिवीजन ऑफ वर्क। इस प्रिंसिपल का कहना क्या है, तो देखो इस प्रिंसिपल का कहना है कि डिवाइड कर दो, किस चीज को डिवाइड कर दो, तो डिवाइड द होल टास्क, कि भैया जो भी आपके पास पूरा का पूरा काम है, उस पूरे के पूरे काम को डिवाइड कर दो किसमें, तो इनटू स्मॉलर यूनिट्स, कि भैया छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो और फिर लोगों को काम दे दो। इससे क्या होएगा, तो इससे भैया बहुत सारे फायदे भी और इसमें मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हमारी सॉल्व कर देता है। तो देखो इसके लाइव एग्जांपल को पढ़ते हैं। जस्ट सपोज दैट मैंने और आपने मिलकर एक टेलर की दुकान खोली। अब भाई साहब, टेलर की जो दुकान है हमारी, उस दुकान में आपको भी पता है टेलर की दुकान में कितने सारे फंक्शंस होते हैं। मतलब जैसे हमने जो
शॉप खोली, पहले हमने एक रिसेप्शनिस्ट रखना पड़ेगा, फिर हम कई सारे टेलर मास्टर्स रखेंगे जिसमें एक का काम क्या है, उनका काम है मेजरमेंट्स लेना, दूसरे है उनका काम क्या है, उनका काम है स्टिचिंग करना, तीसरे का काम कटिंग करना, उसके बाद जो चौथे हैं, चौथे जो हमारे कारीगर रहेंगे उनका काम क्या रहेगा कि जो छोटे मोटे काम होते हैं जैसे बटन वगैरह, चेन वगैरह, इन सब चीजों की मरम्मत करना। और फिर हमने एक कारीगर रखा था जिसका काम था क्या, सिर्फ आयरन करके सामान पैक करना ताकि हम कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर कर सके। तो देख रहे हो हमने अपनी टेलर की दुकान पे क्या क्या काम रखा, मतलब रिसेप्शनिस्ट, मेजरमेंट, स्टिचिंग, कटिंग और क्या कहते हैं बटन वगैरह का, और साथ के साथ प्रेस वगैरह, आयरन वगैरह करने के लिए हमने कारीगर रखे। 5 काम हमारे पास करने थे। अगर हमने अपने इन 5 काम को डिवाइड कर दिया, जस्ट सपोज दैट कि हमने क्या किया, अपने 5 के 5 काम हमने डिवाइड करके टेलर्स में बांट दिया कि भैया आपका काम क्या है, आपने सिलाई करनी है, आपने कटिंग करनी है, आपने मेजरमेंट्स लेना। अब भाई साहब एक बात बताओ, जब हम काम को क्या करेंगे, जब हमने अपने पूरे के पूरे होल टास्क को डिवाइड कर दिया स्मॉलर यूनिट्स में, तो सभी वर्कर को पता रहेगा कि भैया उन्हें यही काम करना है। मतलब अब हमारी दुकान चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल तक हमारे जो वर्कर्स है वो सेम काम को जब करते रहेंगे। मतलब अगर स्मॉलर यूनिट्स में बांट दिया और सबके सब सेम काम करने लगे तो क्या होगा, हर बंदा ना भाई साहब अपने काम में बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जैसे देखो मेरा काम क्या है, इको अकाउंट बीएसटी पढ़ाना। क्या होता है कि मैं इको अकाउंट बीएसटी पढ़ाता हूं और भाई तुम्हें भी मजा आ जाता है, समझ में आ जाती है चीजें। तो इसी को हम कहते हैं स्पेशलाइजेशन। मतलब क्या होता है कि जैसे हमने काम बांट दिया तो भाई साहब 10 साल बाद ना जो हमारे मेजरमेंट्स वाले भैया होंगे, पता है मेजरमेंट कैसे ले लेंगे, तुमने वो मूवी तो देखी होगी स्त्री। स्त्री में क्या होता है कि जो राजकुमार राव है वो अपनी दुकान पे बैठा रहता है, सामने से कस्टमर आता है और वो देखते ही मेजर कर लेता है कि भैया जो शोल्डर है, शोल्डर इतना, चेस्ट इतना, बैक इतना, ठीक है। इस तरीके से मेजरमेंट मतलब देखते ही, मतलब इतना ज्यादा परफेक्ट हो जाएगा बंदा, इतना ज्यादा स्पेशलाइज हो जाएगा कि क्या होगा कि वो देखते ही मेजर कर लेगा, ठीक है। ऐसे ही कटिंग वाला बस मेजर देखा और वो विदाउट यूजिंग एनी स्केल वो तुरंत कटाकट कटिंग, बिकॉज ही हैज एक्सपीरियंस। मतलब क्या है कि अगर हम काम को बांट करके करते हैं तो इससे क्या होता है, एक तो इससे हमारे को बेनिफिट क्या होता है कि ये इंक्रीज कर देता है किस चीज को, इंक्रीज स्पेशलाइजेशन। मतलब एक तो ये हमारी स्पेशलाइजेशन बढ़ा देता है, मतलब हर बंदा अपने अपने काम में क्या हो जाएगा, स्पेशलाइज हो जाएगा, मतलब परफेक्ट, मिस्टर परफेक्ट बन जाएगा वो अपने काम का, ठीक है। तो उसके अलावा क्या होता है कि काम बांट रखा है तो सबको पता रहेगा किसको क्या काम करना है, क्लैरिटी ऑफ वर्क रहेगा, तो कोई डुप्लीकेशन ऑफ टास्क नहीं हो सकता। तो जो हमारा पहला प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क, वो प्रिंसिपल देखो बच्चों क्या कहता है, वो कहता है काम बांट के करोगे तो एक तो काम जल्दी हो जाएगा, दूसरी चीज लोग बार बार एक ही काम को करेंगे तो उस काम में वो इतने परफेक्ट हो जाएंगे कि भाई साहब उनसे ज्यादा एफिशिएंसी किसी की होगी नहीं। मतलब इट आल्सो इंक्रीज एफिशिएंसी, इट आल्सो इंक्रीज द स्पेशलाइजेशन इन वर्कर्स, ठीक है। मतलब हर वर्कर हमारा एक स्पेशलिस्ट बन जाएगा अपने अपने फील्ड में। तो डिवीजन ऑफ वर्क से ये होता है। दूसरा प्रिंसिपल जो बच्चों हमारा होता है ए मतलब अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। देखो इसमें अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी में क्या है, देखो अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, अथॉरिटी का मतलब होता है पावर टू टेक डिसीजन। क्या होता है कि पावर टू टेक डिसीजन को हम कहते हैं अथॉरिटी। और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, जिम्मेदारी। जिम्मेदारी को हम क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं ऑब्लिगेशन टू डू वर्क। क्या कहते हैं, ऑब्लिगेशन टू डू वर्क। मतलब जैसे आपको मैंने बोला कि भैया आपने मेरी फाइल कंप्लीट करनी, तो अब आपके पास जिम्मेदारी बन गई किस चीज की, उस फाइल को कंप्लीट करने की। लेकिन अगर मैंने आपको कोई भी काम दिया है तो भाई साहब उसके हिसाब की अथॉरिटी भी तो देनी पड़ेगी ना। जस्ट सपोज दैट कि मैं अपने कैबिन में अभी वीडियो बना रहा हूं, तो क्या होगा कि मेरे वीडियो बनाने के दौरान अगर मैंने अपने किसी सबऑर्डिनेट को बोला कि भैया आप ना कैबिन के बाहर खड़े हो जाओ और कोई भी अगर आए तो उसको साफ मना कर दो कि आप अंदर नहीं जाओगे क्योंकि अभी अंदर में सर क्या है, बिजी हैं। तो मैंने जैसे उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि अंदर कोई आना नहीं चाहिए, तो मुझे पावर भी तो देनी पड़ेगी ना कि अगर कोई जबरदस्ती कोशिश करेगा अंदर आने की तो उसको मैं पनिशमेंट दूंगा। ये मैं आपको पावर दे रहा हूं, है कि नहीं, जब भी तो वो काम कर पाएंगे ना। अदरवाइज क्या होगा, अगर मैंने उन्हें पावर ही नहीं दी तो क्या कंट्रोल कर पाएंगे। जैसे स्कूल में टीचर बच्चों को जब पढ़ाते हैं तो टीचर की जिम्मेदारी होती है बच्चों को शिक्षा प्रदान करना,
लेकिन शिक्षा प्रदान करने के लिए बच्चों को कुछ पावर भी दी जाती है कि अगर बच्चा नहीं पढ़ रहा है, बच्चा डिस्टरबेंस कर रहा है, तो टीचर हैज द पावर टू क्या कर सकते हैं, उसको क्लास से रिमूव कर दो कि भैया आप जाओ, क्लास के बाहर जाओ, आप आराम से बाहर एंजॉय करो, आपने पढ़ना ही नहीं है कि नहीं। तो इस तरीके से मतलब अगर हमें किसी भी बच्चे को पढ़ाना है तो साथ में पावर भी होनी चाहिए। ऐसे ही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अगर हमें कोई भी काम दे दिया गया, मान लो मुझे बोल दिया गया कि आपने क्या करना है, आपने जनरल मीटिंग क्या करनी है, जनरल मीटिंग अटेंड करनी है और मीटिंग में आपने कोई डिसीजन लेना है, तो भाई डिसीजन लेने के साथ साथ पावर भी तो होना चाहिए ना, कि मतलब अगर मैं मीटिंग को लीड कर रहा हूं तो आई हैव द पावर टू कंट्रोल ऑल द मीटिंग मेंबर्स, कि भाई मीटिंग मेंबर्स को मैं कंट्रोल कर सकूं, उनको जो मैं ऑर्डर दूंगा दे विल फॉलो दैट ऑर्डर। मतलब अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी का सीधा काम है भैया, देखो क्या अथॉरिटी पावर टू टेक डिसीजन, कि भैया डिसीजन लेने के लिए पावर होना चाहिए, मतलब डिसीजन लेने के लिए जो पावर होती है वो पावर। रिस्पांसिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी, तो भैया अथॉरिटी और रिस्पांसिबिलिटी जो होती है हमारी, इट मस्ट हैव टू बी इक्वल, मतलब अथॉरिटी जो है, अथॉरिटी मस्ट बी इक्वल टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि भैया जैसा काम वैसी पावर भी देनी पड़ेगी। ये कहता है ये प्रिंसिपल। क्यों कहता है कि अगर ऐसा आपने नहीं किया, अगर आपने मान लो ऐसा नहीं किया, इफ जो ये हमारी अथॉरिटी है, इफ द अथॉरिटी इज ग्रेटर देन रिस्पॉन्सिबिलिटी, की पावर आपने दे दी ज्यादा, पावर आपने दे दी ज्यादा, मतलब जैसे फॉर एन एग्जांपल कि मान लो आपने स्कूल में टीचर आए पढ़ाने के लिए, आपने उनको बोला कि आप पढ़ाओ, अगर बच्चा नहीं पढ़े तो आप पीटो, तो फिर क्या होगा कि टीचर हो सकता है मे बी ही विल मिसयूज दैट पावर, कि वो बच्चे को हो सकता है बिना मतलब के भी पीट दे, है कि नहीं। तो इसलिए हमें पावर एक्स्ट्रा भी नहीं देनी चाहिए। मतलब क्या है कि अथॉरिटी अगर हमने पावर अगर हमने ज्यादा दे दी तो क्या आएगा उस टाइम पे, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, क्या आएगा, अथॉरिटी का मिसयूज किया जाएगा। लेकिन उसी जगह इफ अथॉरिटी इज लेस देन रिस्पॉन्सिबिलिटी, की अगर हमने पावर कम दी, मतलब हमने बोला आपने पढ़ाना है, बच्चा चाहे कुछ भी करे, तो क्या होगा, बच्चे डिस्टरबेंस करेंगे और टीचर उनको बेचारा पनिश भी नहीं कर पाएगा। मतलब जो उनका मेन गोल था, दे कैन नॉट अचीव दैट पर्टिकुलर गोल। मतलब कुल मिला के देखो कहने का क्या है, देखो हमने पहला प्रिंसिपल पढ़ा डिवीजन ऑफ वर्क, जिसने बोला काम बांट के करोगे जल्दी होगा, लोग स्पेशलिस्ट बन जाएंगे। दूसरा प्रिंसिपल का कहना क्या है कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती हैं वो दोनों बिल्कुल बैलेंस्ड होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अगर आपने अथॉरिटी ज्यादा कर दी तो उसका मिसयूज हो सकता है, और अगर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा कर दी, पावर ही नहीं दी, तो हो सकता है कि उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ही फुलफिल ना कर पाए। तो मतलब क्या, अथॉरिटी अगर ज्यादा है तो मिसयूज होएगा किसका, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, ठीक है। और अगर अथॉरिटी कम है तो अनफुलफिलमेंट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, कि भैया रेस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं वही पूरी नहीं हो पाएगी अगर आपने क्या किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी थोड़ी सी भी ज्यादा। तो किसी बच्चे को कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट। अब देखो अगला हमारा प्रिंसिपल आता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन के बारे में तो सबको पता होगा कि भैया मतलब कुल मिला के जो भी नियम और कानून है ना बिजनेस के, उस बिजनेस के नियम कानून का हमें पालन करना चाहिए। ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन मस्ट हैव टू बी फॉलोड विद ओबीडियंस, कि बिल्कुल आज्ञाकारी की तरह हमें सभी नियमों का अगर पालन करते हैं तो उसको हम कहते हैं डिसिप्लिन। इससे क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल एनवायरनमेंट जो होता है वो एक ऐसा एनवायरनमेंट बन जाता है कि नोबडी विल गिव एनी काइंड ऑफ एक्सक्यूज रिगार्डिंग द टास्क परफॉर्मेंस ऑफ सम अनदर पर्सन, कि भैया किसी दूसरे बंदे के काम करने के तरीके के ऊपर बोलेगा ही नहीं, क्योंकि सभी के सभी टाइम पे आएंगे बिजनेस में, तो सभी के सभी टाइम से जाएंगे, सभी के सभी टाइम से अपना काम कंप्लीट करेंगे, तो ऑटोमेटिकली किसी भी तरीके का मिसबिहेवियर या अनडिसिप्लिन मैनर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आएगा नहीं। और अनडिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनी तो जाहिर सी बात है वी कैन अचीव द गोल्स। मतलब डिसिप्लिन का मतलब क्या है कि फॉलो द रूल्स विद ओबीडियंस, कि भैया बिल्कुल आज्ञाकारी की तरह हमने क्या करना होता है, जितने भी नियम वगैरह होते हैं, नियम कानून रूल्स रेगुलेशन, हमने उसे बिल्कुल एक आज्ञाकारी की तरह, आज्ञाकारी मतलब हर बात मानने वाला बंदे की तरह हमने करना होता है। डिसिप्लिन बना रहेगा तो जाहिर सी बात है ना, फायदेमंद चीज है। फिर हमारा आता है यूनिटी ऑफ कमांड। देखो यूनिटी मतलब एकता, कमांड मतलब ऑर्डर, कि मैंने आपसे बोला बच्चों आप सबको नोट्स कंप्लीट करने हैं, मैंने आपसे बोला कि आप सबको नोट्स कंप्लीट करके मुझे कल दिखाना है,
तो मैंने ये आपको क्या किया, ऑर्डर दे दिया। अब आप क्या करोगे, अब आप वीडियो देखने के जस्ट बाद नोट्स बनाने लग जाओगे। तो ये मैंने अगर आपको ऑर्डर दिया तो आप भैया सबके सब करने लगोगे। लेकिन इसी जगह मान लो इसी चैनल पे मेरे ही साथ कोई दूसरे एडुकेटर भी हैं जो अकाउंटेंसी पढ़ाते हैं, और उन्होंने भी बोला कि विद इन द सेम टाइम आपने अकाउंटेंसी के भी नोट्स देने। ठीक है, मैंने बोला इको के नोट्स चाहिए भैया कल तक, चाहे कुछ भी हो जाए। और ऐसे अकाउंटेंसी वाले सर ने भी बोल दिया, अब क्या होगा, मैंने भी सेम बोला, उन्होंने भी सेम बोला। अब कल को बच्चे पता है क्या करने लगते हैं, मतलब अगर एक से ज्यादा व्यक्ति ने ऑर्डर दे दिया तो क्या होता है कि मैं आऊंगा, हाँ भाई बच्चों नोट्स का है, तो बच्चे कहने लगे सर वो अकाउंटेंसी वाले सर ने नोट्स दे दिया था तो मैं उनके नोट्स कंप्लीट कर रहा था, इस वजह से सर आपका हो नहीं पाया। ठीक है, और ऐसे ही अकाउंटेंसी वाले सर से बच्चा कह सकता है सर कल इको वाले सर ने भी नोट्स दे रखा था तो मैं नोट्स कंप्लीट ही नहीं कर पाया। मतलब देख लो कि अगर एक बच्चे को एक से ज्यादा एडुकेटर ने कोई कमांड दी कि भैया आपने ये करना है, और उन्होंने भी बोला आपने ये करना है, और सेम टाइम पे, तो क्या होता है बच्चा कुछ करता ही नहीं और दोनों को एक्सक्यूज दे देता है। मतलब कुल मिला के कहने का है कि अगर आप किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपरली मैनेज करना चाहते हैं तो आपको सिंपल यूनिटी ऑफ कमांड रखना पड़ेगा। यूनिटी ऑफ कमांड मतलब क्या, वन सबऑर्डिनेट, कि एक सबऑर्डिनेट जो होता है हैज टू रिसीव, कि उसको ऑर्डर मिले, रिसीव द ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन बॉस, कि एक बॉस से ही ऑर्डर मिलना चाहिए, जब ही क्या होगा वो बंदा काम करेगा। जैसे इसका मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ, बहुत ही मस्त वाला एग्जांपल है। देखो जैसे फॉर एन एग्जांपल क्या है कि भाई मान लो तुम्हारे घर में तुम्हारे पापा भी थे, तुम्हारी मम्मी भी थे, तुम्हारे पापा ने तुमसे बोला कि बेटा जाओ मार्केट से ना ये वाला सामान लेकर के आ जाओ, ठीक है, और मम्मी ने भी बोला आपको सेम टाइम पे कि बेटा यार दूसरी तरफ, उन्होंने मतलब दूसरी तरफ जाने के लिए बोला, उन्होंने बोला कि बेटा इस तरफ भी थोड़ा चला जाइयो, टमाटर लेके आ जा, ठीक है, मतलब मार्केट के साइड जाके ये वाला सामान लिया। अब जो पापा ने तुम्हें काम बोला उसके लिए जाना था इधर, मम्मी ने जो बोला उसके लिए जाना था इधर, तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे एक्सक्यूज दे देते हैं, कह देते हैं कि जैसे पापा है तो पापा को कह देंगे कि पापा हो ना मम्मी ने भेज दिया था तो इस वजह से मैं उस साइड चला गया इसलिए आपका काम नहीं हो पाया। और मम्मी पूछेंगी तो मम्मी से कह देंगी कि मम्मी वो पापा ने वहां भेज दिया था, अब मैं पापा के काम के उस पे चला गया जिस वजह से मैं आपका काम नहीं कर पाया। मतलब देख रहे हो क्या कि अगर वन सबऑर्डिनेट का वन बॉस नहीं है तो सबऑर्डिनेट क्या करने लगता है, तो इस केस में कहा जाता है सबऑर्डिनेट गिव एक्सक्यूजेस। सबऑर्डिनेट एक्सक्यूज दे देगा कि भैया मुझे तो उसने काम दे दिया था जिस वजह से मैं कर ही नहीं पाया, ठीक, या तो एक्सक्यूज दे देगा या क्या होगा कि भैया जो सुपीरियर है उनके बीच में अब क्लैश हो जाएगा। कैसे, मम्मी कहेंगे जी जब मैंने बच्चे को भेज रखा था उधर तो आपने अपना काम क्यों दिया, उसी जगह पापा कहेंगे नहीं जब मैंने भेज रखा था तो तुमने क्यों भेजा, है कि नहीं। मतलब क्या है कि सुपीरियर्स के बीच में क्लैश हो सकता है। ऐसे ही हो सकता है मैं भी आपके अकाउंटेंसी वाले सर से बोलूं कि सर आपने बच्चों को क्यों बोला था, मैंने तो ऑलरेडी दे ही रखा था उनको काम, और हो सकता है अकाउंटेंसी वाले मुझसे बोल दे या फिर कि सर जब मैंने काम दे रखा था तो आपने क्यों दिया। मतलब देख लो क्या हो रहा है कि सुपीरियर्स जो है उनके बीच में क्या हो जाएगा, क्लैश हो सकता है, चैओस बिटवीन सुपीरियर। तो देखो हमने 4 प्रिंसिपल पढ़े। पहला प्रिंसिपल डिवीजन ऑफ वर्क, क्या कहता है कुछ नहीं करने का, काम बांट के करो, जल्दी होगा, स्पेशलिटी बढ़ जाएगी। दूसरा प्रिंसिपल अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या कहता है अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर रहेगी तो काम बढ़िया टाइम पे और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से होगा। अगर अथॉरिटी ज्यादा कर दी तो उसका मिसयूज हो सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा कर दी तो काम ही नहीं होगा। इसके बाद तीसरा प्रिंसिपल डिसिप्लिन, वो कहता है कि भाई साहब कंपनी की मान मर्यादा के साथ अगर काम करोगे ना तो भाई साहब कंपनी भी आगे जाएगी और तुम्हारा भी प्रमोशन होगा। इसके अलावा चौथा प्रिंसिपल जो हमारा कहता है यूनिटी ऑफ कमांड, उसका कहना क्या है कि वन सबऑर्डिनेट हैज ओनली वन बॉस इन एवरी सिचुएशन, कि भैया एक सबऑर्डिनेट का एक ही बॉस होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर एक से ज्यादा बॉस हुए तो ऑर्डर भी एक से ज्यादा बॉस देंगे, और ऑर्डर एक से ज्यादा बॉस ने दिया तो हो सकता है सबऑर्डिनेट कुछ भी ना करे और दोनों को एक्सक्यूज दे दे, दोनों को टोपी पहना दे कि जी मैं तो उनका काम कर रहा था इस वजह से आपका नहीं कर पाया, और उनसे कहते हैं जी मैं तो उनका काम कर रहा था इस वजह से आपका नहीं हो पाया। अब होगा क्या, सुपीरियर्स आपस में भिड़ेंगे, है कि नहीं। तो यूनिटी ऑफ कमांड होता है तो काम टाइम पे होगा, नहीं होता है तो सबऑर्डिनेट एक्सक्यूज देगा और सुपीरियर्स की लड़ाई हो सकती है। अब हमारा अगला प्रिंसिपल आता है डैड यू हो गया। सी माने क्या है, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन।
सेंट्रलाइजेशन को हम आसान भाषा में कह सकते हैं पावर इन फ्यू हैंड्स, कि भैया जब सिर्फ और सिर्फ कुछ ही लोगों के पास पावर होती है किसकी, कंट्रोल करने की। जैसे फ्यू हैंड्स का मतलब यहां पे है टॉप लेवल मैनेजमेंट। कौन सा मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट, कि सिर्फ और सिर्फ टॉप लेवल वाले को हमने बोला कि भैया आप ही कोई डिसीजन ले सकते हो, आपके अलावा कोई डिसीजन दूसरा बंदा नहीं ले सकता। तो दैट पॉलिसी इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, पावर एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, के भाई साहब हर एक लेवल पे हमने क्या कर दिया, डेलीगेशन कर दिया। क्या किया, डेलीगेशन, मतलब टॉप लेवल को भी पावर दे दी, मिडिल को भी पावर दे दी, लोअर को भी पावर दे दी, तीनों को पावर दे दी। अब क्या होगा, तो भाई साहब देखो कहा जाता है कि डिसेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन की जो प्रिंसिपल है ये क्या कहती है। देखो मीनिंग तो क्लियर हो गया। सेंट्रलाइजेशन का कहना है कि भैया हर किसी को कंट्रोल करने मत दो, जो टॉप लेवल वाले सिर्फ वो कंट्रोल करेंगे। और इसमें क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन में कहता है कि भैया सिर्फ टॉप लेवल वाले नहीं, हर एक लेवल के मैनेजर कंट्रोल कर सकते हैं अपने अपने क्या कहते हैं, डिपार्टमेंट के अंदर की चीजों को हर एक अलग अलग लेवल वाला भी बंदा कंट्रोल कर सकता है। बात आती है कि सर इसको हम अडॉप्ट कैसे करेंगे। तो देखो भाई सिंपल है कि अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन या अगर आपका बिजनेस कैसा है, अगर आपका बिजनेस है स्मॉल, कैसा है स्मॉल, छोटा बिजनेस है, छोटी मोटी दुकान खोली किराना स्टोर, तो वहां थोड़ी ना हर बंदे को पावर दे दोगे, वहां तो मेन एक ही बंदा कंट्रोल करेगा। लेकिन अगर आपने एक मल्टीनेशनल कंपनी खोल रखी है जिस कंपनी के 150 से भी ज्यादा ब्रांच ऑल ओवर इंडिया में, तो अब क्या आएगा, अकेला बंदा हर ब्रांच को तो कंट्रोल कर नहीं पाएगा, इसलिए वो क्या करता है हर एक लेवल पे पावर डिस्ट्रीब्यूट, मतलब कि डिपेंड्स अपॉन योर द साइज ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। कि अगर आपका क्या है स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है तो आप क्या करोगे, आप सेंट्रलाइज रखोगे, हर कुछ ही लोगों को पावर दोगे। लेकिन अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, तो उस केस में डिसेंट्रलाइजेशन करना होता है। तो एज पर द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यू मस्ट हैव टू अडॉप्ट दैट प्रिंसिपल आल्सो टू रन योर ऑर्गेनाइजेशन एंड अचीविंग योर गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो देख रहे हो ये हमने कितने प्रिंसिपल पढ़ लिए बच्चों, हमने पढ़ लिए अपने 5 प्रिंसिपल पढ़ लिए। अब हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल जो है, आज मैं सिर्फ और सिर्फ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन तक करवाऊंगा, क्योंकि हो सकता है मे भी आप लोग को ओवरलोड ना हो जाए, तो मैं नहीं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन नहीं 7 प्रिंसिपल आज कर लेते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल तक करेंगे यहाँ पे। देखो भाई यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या कहता है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, जैसे यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहता था कि भैया एक व्यक्ति को एक ही बंदा ऑर्डर देगा जब ही काम चलेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसे ही यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या कहता है, वो कहता है कि भैया पूरी की पूरी कंपनी को एक ही डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, सबको एक दिशा में चलना पड़ेगा, जब ही सबका भला होगा। मान लो मैंने अपने 5-6 क्या कहते हैं, अपने 5-6 एम्प्लॉयज के साथ, और उन 5-6 एम्प्लॉयज में से आप सभी हो, ठीक है, मैंने अपने 5-6 एम्प्लॉयज के साथ जस्ट प्लान किया कि एक ना न्यू काइंड ऑफ ऑनलाइन टीचिंग पोर्टल खोलते हैं, ठीक, एक नए तरीके की एप्लीकेशन खोलते हैं जो स्टैंडर्ड वाइज क्या कहते हैं आईफोन वगैरह के स्टैंडर्ड को मैच करता है, मतलब वेरी गुड क्वालिटी में हम एक लर्निंग प्लेटफॉर्म खोलेंगे, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। उसके रिलेटेड हमने अपने कई एम्प्लॉयज जो इंजीनियरिंग वगैरह से रिलेटेड थे उन सबके साथ मिलकर हमने एक अलग तरीके की एप्लीकेशन डेवलप करी। अब हमारी कंपनी के सभी एम्प्लॉयज लग गए, सबने मिलकर उस एप्लीकेशन को डेवलप किया, ठीक है, डेवलप किया। अब क्या होगा कि हम सभी उसको डेवलप करने में लगे पड़े, ठीक है, हम सभी उसको डेवलप करने में लगे पड़े। क्यों? क्योंकि अगर वो हमारा एप्लीकेशन मार्केट में चल गया तो पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होगा, हर एक एम्प्लॉय को अच्छी सैलरी मिलेगी, हो सकता है मे बी दे विल आल्सो गेट प्रमोशन, है कि नहीं। तो इस पॉइंट का यही कहना है कि भाई सबको एक दिशा में चलना चाहिए। ये नहीं कि उन पूरी टीम में से एक बंदा बाहर निकल गया और भाई साहब ने हमारा सॉफ्टवेयर ही लीक कर दिया, अब क्या होगा, हम तो बर्बाद हो जाएंगे। तो मतलब कुल मिला के कहने का ये है कि भैया सभी के सभी एक गोल की तरफ बिल्कुल एक साथ कंसंट्रेशन के साथ काम करें। अगर उनमें से कोई भी बंदा किसी दूसरी दिशा में भटक गया तो उसको वापस मोटिवेट करके अपने साथ लेके आओ, अदरवाइज उसको बाहर हटा दो। क्यों? क्योंकि अगर यूनिटी ऑफ कमांड नहीं हुई तो भैया ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो नहीं पाएगा। तो यूनिटी ऑफ कमांड सिंपल कहता है कि ऑल द एम्प्लॉयज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव टू बी इन द सेम डायरेक्शन टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, नॉट टू अचीव देयर इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। कि इंडिविजुअल छोड़ो और ऑर्गेनाइजेशनल पे काम करो ताकि सबका भला, सबका साथ, सबका विकास। लास्ट अपना पॉइंट आता है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल क्या कहते हैं? देखो स्टेबिलिटी मतलब स्थिर कर दो, पर्सनल मतलब जो भी पर्सन काम कर रहा है आपके पास उसकी नौकरी के टाइम को फिक्स कर दो, स्थिर कर दो।
इससे क्या होगा, मान लो मैंने तुम्हें एक कोई काम दे दिया, मैंने तुमसे बोला कि भैया तुम्हारा ये काम है, मुझे कल तक चाहिए, तो भाई कल तक तो कोई भी नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर मैं आपको एक लॉन्ग टाइम, एक फिक्स्ड इंटरवल अगर मैं आपको दे दूं कि बेटा आपने एक वीक के अंदर इस पर्टिकुलर काम को अंजाम देना है, तो आप क्या करोगे, एक हफ्ता आपके पास है, मतलब इट इज एन एम्पल टाइम टू शो योर एफिशिएंसी इन योर परफॉर्मेंस, कि आपके परफॉर्मेंस के अंदर आपकी कितनी एफिशिएंसी है, आप उसको मुझे इजीली शो कर सकते हो। मतलब कुल मिला के कहता है कि अगर आप किसी भी एम्प्लॉय को टास्क दे रहे हो तो यू मस्ट हैव टू गिव देम फिक्स्ड टाइम इंटरवल, ठीक है, फिक्स्ड और एफिशिएंट टाइम इंटरवल के जितने में वो काम कर सके और अच्छी रिपोर्ट आपको दे सके, आप उस हिसाब से उसको टाइम दो ताकि आपका काम भी टाइम पे कंप्लीट हो जाए। तो बच्चों आज की वीडियो में हमने अपने 7 प्रिंसिपल्स पढ़े। पहला प्रिंसिपल डिवीजन ऑफ वर्क, काम बांट के करो, जल्दी होगा, स्पेशलाइजेशन आएगी। दूसरा प्रिंसिपल हमारा अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बराबर रखोगे ऑर्गेनाइजेशन अच्छी चलेगी, बराबर नहीं रही तो दिक्कत हो सकती है। कैसी दिक्कत, तो अथॉरिटी बढ़ गई तो मिसयूज हो जाएगा अथॉरिटी का, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई तो काम ही नहीं हो पाएगा। थर्ड प्रिंसिपल हमने पढ़ा डिसिप्लिन की, मान मर्यादा के साथ अगर काम करेंगे तो भैया ऑर्गेनाइजेशन बहुत बढ़िया चलेगी। चौथा प्रिंसिपल यूनिटी ऑफ कमांड कहता है कि अगर एक सबऑर्डिनेट का एक बॉस है तो ऑर्गेनाइजेशन विल बी सक्सेसफुल, पर इफ इट विल नॉट तो क्या आएगा कि सबऑर्डिनेट एक्सक्यूज दे सकता है, सुपीरियर्स की लड़ाइयां हो सकती हैं आपस में, मतभेद, ठीक है। उसके बाद हमने अगला प्रिंसिपल पढ़ा सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मतलब क्या, कंट्रोलिंग पावर कुछ ही लोगों को दे, ठीक है, और डिसेंट्रलाइजेशन की पॉलिसी कहते हैं कि भैया सिर्फ कुछ लोग को मत दो, सबको बांट दो। क्यों, क्योंकि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है तो आप अकेले थोड़ी ना हर ब्रांच की डिसीजन ले सकते हो, ठीक है। अगर आप अकेले हर ब्रांच की लोगे तो भैया आप काम ही नहीं कर पाओगे, अपने मेन काम पे फोकस ही नहीं कर पाओगे। दैट्स व्हाई डिसेंट्रलाइजेशन इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, लार्ज इंटरप्राइजेस, लार्ज बिजनेस, और सेंट्रलाइजेशन मस्ट हैव टू बी अडॉप्टेड इन स्मॉल बिजनेस, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल एंटरप्राइजेस। फिर हमने पढ़ा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, कहता है कि भैया सभी के सब एक दिशा में चलोगे, सबका साथ सबका विकास होगा, अगर दिशा भटक गए तो दिक्कत हो सकती है। और लास्ट प्रिंसिपल अपना है जो हमने आज पढ़ा है, लास्ट नहीं है, लास्ट मतलब आज की क्लास का लास्ट, 7th प्रिंसिपल स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। इसमें कहता है कि भैया किसी भी व्यक्ति को अगर आपने काम पे रखा है ना तो भाई साहब एक फिक्स टाइम के लिए रखो उसको। क्यों, क्योंकि उसके पास एक लंबा टाइम रहेगा तो वो हर तरीके से उस टाइम पीरियड के अंदर अपने गोल को अचीव करने की कोशिश में लगा रहेगा। लेकिन अगर आपने उसको टाइम पीरियड ही नहीं दिया, आपने उसको आज काम दिया और आपने उसको बोला चल भाई तेरे बस की तो है नहीं, तूने काम किया नहीं, किसी और को दे देते, तो उसमें क्या होगा कि वो जिस भी एम्प्लॉय को आप काम दोगे मे बी ही विल बिकम सम काइंड ऑफ आलसी पर्सन। फॉर एन एग्जांपल लाइक कंस्ट्रक्शन, कि जब हम घर का कंस्ट्रक्शन करवाते हैं तो हम कुछ तो कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे क्या करते हैं, वर्कर्स को रखते हैं, और कुछ क्या होता है कि हम ऐसे ही डेली बेसिस पे हम वर्कर्स को ले आते हैं। तो आपने देखा होगा जो कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स होते हैं उनको हमने एक फिक्स टाइम दे रखा होता है, तो दे विल परफॉर्म देयर टास्क वेरी एफिशिएंटली। लेकिन जो हमारे डेली वेजेस वाले वर्कर होते हैं उनको पता है कि भैया आज यहाँ काम है, कल को यहाँ पे नहीं बुलाया जाएगा, तो हमारी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी नहीं। मतलब हमसे थोड़ी देर बोला जाएगा कि भैया तुमने इतना ही काम क्यों करा, इतना क्यों नहीं करा। हम बोल सकते हैं कि भैया आपके पिछले वर्कर ने काम नहीं किया था तो हम कैसे आगे का काम कर देते, अगर हम आगे का काम कर देते तो आपका पूरा का पूरा खराब हो जाता। इस तरीके से कुछ एक्सक्यूजेस वगैरह आ जाते हैं ना, तो इस वजह से ये सभी प्रिंसिपल्स अडॉप्ट होने चाहिए हर एक ऑर्गेनाइजेशन में। बाकी आपको मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया है कि सारे लाइव चैनल्स के हमारे क्या है, नीचे लिंक हमने डाल रखे, हमारे साथ ज्वाइन होइए और मार्क्स ही मार्क्स। थैंक यू।